दोस्तों, चमकते ग्लैमर की दुनिया जितनी खूबसूरत लगती है, अंदर से उतनी ही अंधेरी है। बॉलीवुड, जहां स्टार बनना हर किसी का सपना है, लेकिन उसी सपने के पीछे छुपे हैं कई ऐसे डरावने सच जिसके बारे में शायद ही कोई खुलकर बोल पाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डायरेक्टर की जो एक जमाने में फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल नामों में से गिने जाते थे। लेकिन जब मी टू मूवमेंट आया तो उनके नाम के साथ भी कई गंभीर आरोप जुड़ गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुभाष घई की। वही शख्स जिन्होंने खलनायक, सौदागर, ताल, प्रदेश, राम लखन जैसी सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन उनके ऊपर लगे आरोपों ने उनके करियर पर गहरा काला स्याही डाल दिया। डायरेक्टर पर सेक्सुअल हरासमेंट जैसे कई संगीन आरोप लगे। बॉलीवुड में ऐसे कई डायरेक्टर्स हैं जो अपने ऊंचे ओहदे की आड़ में कास्टिंग काउच द्वारा नई नई लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर करते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से एक डायरेक्टर हैं सुभाष घई, जिन पर कई संगीन आरोप लगे हैं। 24 जनवरी 1945 को नागपुर में जन्म सुभाष घई के पिता दिल्ली में डेंटिस्ट थे। उन्होंने हरियाणा के रोहतक से कॉमर्स की पढ़ाई की और फिर पुणे के FTII से एक्टिंग और फिल्म मेकिंग सीखी। यहीं उनकी मुलाकात हुई रिहाना फारूकी से। दोनों के बीच प्यार हुआ, शादी भी हुई और शादी के बाद रिहाना बन गई मुक्ता। उसी के नाम पर सुभाष घई ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम रखा मुक्ता आर्ट्स। इसके बाद इन्होंने एक फिल्मफेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। इस कॉन्टेस्ट में राजेश खन्ना, विनोद मेहर और धीरज कुमार ने भी हिस्सा लिया था, और राजेश खन्ना कंपटीशन जीत गए और सुभाष घई वहां पर हार गए थे। कॉन्टेस्ट जीतने के बाद तो राजेश खन्ना को इंडस्ट्री में तुरंत काम मिल गया था, लेकिन सुभाष घई जी को 1 साल के बाद एक छोटा सा रोल मिला जो बतौर आर्टिस्ट के तौर पर था। सुभाष घई की पहली फिल्म थी तकदीर। इसके बाद 1969 में राजेश खन्ना के साथ में एक फिल्म आई थी आराधना। उसमें भी सुभाष घई एक छोटी सी भूमिका में थे। यानी 2-3 फिल्में की, लेकिन उन फिल्मों में बहुत छोटे छोटे रोल करने को मिले थे। इसके बाद सुभाष घई ऐसे ही 2-4 छोटे मोटे रोल करते रहे। 1976 में ही पहली बार उन्हें डायरेक्टर बनने का मौका मिला। फिल्म का नाम था कालीचरण, जिसकी स्क्रिप्ट खुद सुभाष घई साहब ने लिखी थी और इसे डायरेक्ट भी खुद किया था। और यहीं से शुरू हुई सुभाष घई की डायरेक्टर वाली नई पहचान। पहली बार सुभाष घई का नाम जुड़ा था 1980 में फिल्म कर्ज के दौरान टीना मुनीम के साथ। जी हाँ, टीना मुनीम, जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि टीना मुनीम आज के समय में टीना अंबानी के नाम से जानी जाती हैं, जो कि धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल अंबानी की धर्मपत्नी हैं। टीना मुनीम उस वक्त संजय दत्त के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन फिर भी टीना और सुभाष घई का नाम सुनने को मिलता था। इसके बाद सुभाष घई का नाम खूब चर्चा में रहा माधुरी दीक्षित के साथ। उस वक्त माधुरी दीक्षित इंडस्ट्री में नहीं थी। उनकी पहचान बस कुछ छोटी फिल्मों तक ही सीमित थी और नाम भी कोई बहुत बड़ा नहीं था। तभी सुभाष घई ने अपनी फिल्म राम लखन के लिए उन्हें साइन किया। इस फिल्म के जरिए सुभाष घई ने माधुरी को एक बड़ा लॉन्च देने की योजना बनाई थी। कहते हैं कि फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही सुभाष घई साहब ने मीडिया में माधुरी का नाम फैलाना शुरू कर दिया, ताकि लोग इस नए चेहरे के बारे में जानें और फिल्म रिलीज होने से पहले ही एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाए। लेकिन सुभाष घई के राम लखन रिलीज होने से पहले ही माधुरी दीक्षित की एक और फिल्म तेजाब रिलीज हो गई, अनिल कपूर के साथ। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। 1, 2, 3 जैसे गानों ने माधुरी को रातों रात सुपरस्टार बना दिया और वहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। अब राम लखन के प्रमोशन को सबसे ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि दर्शक अब पहले से ही माधुरी के दीवाने हो चुके थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 राम लखन के बाद सुभाष घई और माधुरी दीक्षित की नजदीकियों की चर्चा चारों तरफ होने लगी। मीडिया में दोनों के रिलेशन को लेकर तरह तरह की बातें उड़ने लगी। हालांकि सच्चाई क्या थी ये कोई नहीं जानता, पर इंडस्ट्री के गलियारों में एक खबर आम थी कि सुभाष घई ने माधुरी को अपना स्पेशल प्रोटेक्शन में रखा हुआ था। कई लोग कहते हैं कि सुभाष घई नई अभिनेत्रियों को रोल देने के बदले अपनी शर्तें रखते थे और माधुरी उनकी नई खोज थी, जिन्हें वो हर हाल में अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। अब अगर बात करें माधुरी दीक्षित की, तो तेजाब की सफलता ने उन्हें एक बड़ा स्टार बना दिया था, लेकिन वो अभी भी एक स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम चाहती थी जो उन्हें इंडस्ट्री में लंबे समय तक टिकाए रखे। वो जानती थी कि बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, यहाँ किसी बड़े डायरेक्टर या फिर एक्टर का हाथ सिर पर होना जरूरी है। शायद इसी वजह से उन्होंने सुभाष घई के साथ अपना रिश्ता बरकरार रखा। थोड़े समय के बाद माधुरी दीक्षित का नाम संजय दत्त के साथ जोड़ा जाने लगा। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के साथ साथ ऑफ स्क्रीन रिश्ते भी खूब चर्चा में रहे। फिर भी सुभाष घई और माधुरी दीक्षित का याराना खत्म नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने तरीके से फायदा उठाया। माधुरी को सुभाष घई की सिफारिश से कई बड़े प्रोजेक्ट मिले और सुभाष घई के लिए माधुरी उनकी फिल्मों की ग्लैमर और स्टार पावर बन गई। इन नजदीकियों ने दोनों के करियर को अलग अलग दिशाओं में पहुंचाया।
माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई, वहीं सुभाष घई का नाम सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं बल्कि एक विवादित शख्सियत के रूप में भी याद किया जाने लगा। और आज भी जब बॉलीवुड के पुराने किस्से याद किए जाते हैं तो सुभाष घई और माधुरी दीक्षित की ये कहानी कास्टिंग काउच और सिस्टम के खेल का सबसे चर्चित उदाहरण मानी जाती है। इसके बाद सुभाष घई की जिंदगी में आई मनीषा कोइराला। साल था 1991, फिल्म थी सौदागर। मनीषा कोइराला उस वक्त बिल्कुल नई थी और सुभाष घई उन्हें लॉन्च कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरू में सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे मनीषा को उनके बिहेवियर से असहज महसूस होने लगा। कहा जाता है कि सुभाष घई साहब उन्हें अक्सर अकेले बुलाने लगे, यहां तक कि उनकी मां को वैनिटी वैन से बाहर इंतजार करने को कहा जाता। मनीषा ने ये बात कुछ दोस्तों से शेयर की, यहां तक कि मिथुन चक्रवर्ती जो उस समय एक्टर्स यूनियन के हेड थे, वहां तक भी बात पहुंची, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बाद में जब एक फिल्मी मैगजीन ने ब्लाइंड आर्टिकल छापा तो सारा मामला और गर्मा गया। मनीषा की मां ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मनीषा की मां ने मीडिया में बड़ा आरोप लगाया कि सुभाष घई ने फिल्म के बदले मनीषा से कॉम्प्रोमाइज की डिमांड की थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मनीषा ने मना कर दिया और ये मामला वहीं दब गया। उसके बाद मनीषा ने सुभाष घई की किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। फिर इनकी जिंदगी में आई महिमा चौधरी, जिन्हें सुभाष घई साहब ने 1997 में परदेश से लॉन्च किया था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन महिमा ने बाद में खुलासा किया कि सुभाष घई उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर उनके हर फैसले में दखल देने लगे, यहां तक कि कोर्ट में केस कर दिया और ट्रेड मैगजीन में ऐड छपवा दिया कि महिमा के साथ काम करने से पहले उनसे यानी सुभाष घई से इजाजत लेनी होगी। इस वजह से महिमा कई बड़ी फिल्मों से बाहर हो गई। अब बात करते हैं ऐश्वर्या राय, ताल और सलमान खान की कहानी की। जी हां, 1999 में सुभाष घई बना रहे थे फिल्म ताल। सलमान खान और ऐश्वर्या राय का अफेयर उस वक्त नई नई खबरों में था। सलमान ने सुभाष घई को ऐश्वर्या का नाम सुझाया। जी हां, सलमान खान के रिकमेंडेशन से ही सुभाष घई ने ऐश्वर्या राय को कास्ट किया था। लेकिन अफवाहें उड़ी कि सुभाष घई ने ऐश्वर्या को अपने फार्म हाउस पर अकेले बुलाया था और वहीं से उनके इरादों पर सवाल उठे। कहा जाता है कि सलमान खान ने गुस्से में एक पार्टी में सुभाष घई को थप्पड़ भी मारा था, लेकिन बाद में मामला शांत करा दिया गया। लेकिन इस खबर ने बॉलीवुड की बुनियाद हिला दी थी। साल 2018 में मी टू मूवमेंट के दौरान टीवी एक्ट्रेस केट शर्मा ने भी सुभाष घई पर गंभीर आरोप लगाए। केट के मुताबिक सुभाष घई ने उन्हें बर्थडे पार्टी में बुलाया था। केक काटने के बाद सुभाष ने सबके सामने केट को बॉडी मसाज देने के लिए कहा। इसके बाद सुभाष ने कमरे में बात करने के लिए उन्हें बुलाया और जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगे। कहते मुझे तेरे से पर्सनल बात करनी है। मैंने कहा क्या पर्सनल बात करनी है, आप बताइए। तो कहते यहाँ नहीं, रूम में आओ। तो मेरे को रूम में अंदर लेके गए। जैसे ही मुझे रूम में अंदर लेके गए, उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा एंड देन उन्होंने जो भी किया मेरे साथ, दैट वाज रियली रॉन्ग। उन्होंने मुझे मोलेस्ट किया। यही नहीं, सुभाष घई पर एक अन्य महिला ने भी रेप का आरोप लगाया है, महिमा कुकरेजा। उन्होंने एक्स पर मैसेज शेयर किया। इसमें उन्होंने सुभाष घई पर शराब में ड्रग्स मिलाकर रेप करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा भी कई और एक्ट्रेसेस और मॉडल्स ने भी अलग अलग मौकों पर आरोप लगाए, जिनमें एक इजरायली मॉडल रीना गोला का भी नाम शामिल था। दोस्तों, हर केस में एक चीज कॉमन रही, पावर और ओनरशिप की मिसयूज, नए टैलेंट पर कंट्रोल करना और उनके करियर को बनाने या बिगाड़ने का डर बनाकर उनका शोषण करना। तो क्या ये सारे आरोप झूठे थे या फिर सच दबा दिया गया? क्या करियर और पावर के डर से कई आवाजें हमेशा के लिए खामोश कर दी गई? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि मी टू मूवमेंट ने इंडस्ट्री के इस सड़े हुए सिस्टम पर सवाल जरूर उठा दिए हैं। दोस्तों, कास्टिंग काउच का मतलब सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होता। ये उस सिस्टम की पहचान है जहां टैलेंट से ज्यादा कनेक्शन और समझौता मायने रखते हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। आज की नई जनरेशन, चाहे एक्टर हो या फिर डायरेक्टर, अपने टैलेंट पर भरोसा कर रही है। सोशल मीडिया, जन जागरूकता और नई आवाज़ों ने साबित कर दिया है कि अब किसी को चुप नहीं करा जा सकता। तो अगर आप भी फिल्मों या फिर किसी भी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं तो याद रखिए, किसी भी कीमत पर अपनी इज्जत से बड़ा कोई रोल नहीं होता। टैलेंट कभी चुप नहीं रहता, बस वक्त आने पर चमकता जरूर है। तो क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में अब भी कास्टिंग काउच खत्म नहीं हुआ है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के दूसरे विवादित डायरेक्टर्स की, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।